वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाए खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आपको आज हम चर्चाए खास में चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जहां जब कांग्रेस अपने आप में एक अनुशासन कांग्रेस के अंदर अपना महत्व रखता था, हाईकमान जो कहता था वह पत्थर की लकीर होता था। कांग्रेसी नेता अपनी विपक्षी पार्टियों पर तो तीखे बयान देते थे, लेकिन कांग्रेसियों के आपस में बयानबाजी की संस्कृति नहीं थी। आज हालात बदल गए हैं, कांग्रेस को जीत की जमीन नहीं दिख रही है और हताशा छाई है। इन हालातों से कांग्रेस कैसे निकले, इसकी आड़ में एक दूसरे पर निशाने सध रहे हैं, वार प्रतिवार हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब नौसिखे हैं, सभी वरिष्ठ लोग हैं और कहीं ना कहीं हर किसी का अपना अपना एक बड़ा कद है। ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी किस तरीके से देखते हैं लोग और क्या है उसके पीछे की सच्चाई, इसी पर आज की चर्चा है। उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं और यकीनन मुझ जैसे कुछ लोग हैं जो राजनीति में उस दिन के लिए खड़े हैं, केवल जिस दिन राहुल गांधी जी देश की बागडोर संभाले। कांग्रेस में इन दिनों उथल पुथल चल रही है। कांग्रेस के दिग्गज अपने बयानों से पार्टी के हाले बयां कर रहे हैं। पार्टी को किस दिशा में ले जाना है यह किसी को नहीं सूझ रहा। जिस पार्टी में नेतृत्व के लिए इशारा भर होता था और पूरी पार्टी उसे स्वीकार कर लेती थी, आज वहां वर्चुअल चुनाव की बात होने लगी है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को 5 स्टार कल्चर बताकर पार्टी के अंदर ही बहस छेड़ दी है। उनका यह भी कहना है कि पार्टी में अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक स्तर तक चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया, कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत भी कहां रुकते। उन्होंने भी कह दिया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद ही राजनीति से संन्यास लूंगा। यूपी का कामकाज प्रियंका गांधी देख रही हैं, वहीं बिहार में राहुल गांधी पर पार्टी को जिताने का दारोमदार था, लेकिन पार्टी को इन राज्यों के चुनाव में मात खानी पड़ी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं तक ने राहुल गांधी पर चुनाव को गंभीरता से न लेने पर टिप्पणी कर दी। यूपी में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। ऐसे समय में पार्टी के आंतरिक हालात को लेकर 23 नेताओं का हाईकमान को सौंपा लेटर बम और उसके बाद अलग अलग दिशाओं से आती टिप्पणियां बता रही हैं कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा। देखा गया कि कपिल सिब्बल या गुलाम नबी आजाद, जिस भी नेता ने टिप्पणी की उसे कांग्रेस के अंदर से ही वार झेलने पड़े। यह टिप्पणी कहीं और से नहीं आई बल्कि कांग्रेस से ही आई। जो लोग नेतृत्व या चुनाव की बात कर रहे हैं वो जमीनी नेता नहीं हैं। यह भी कहा गया कि जिन्हें कांग्रेस रास नहीं आ रही वो दल छोड़कर जा सकते हैं। इसका दिलचस्प पहलू यह भी है कि राहुल गांधी या प्रियंका ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली से चलता विवाद राज्यों में भी सुलग रहा है, किसी और का नहीं, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर जिस तरह आवाज उठ रही है उसमें कांग्रेस को भंवर में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस में बयानों का सिलसिला पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में जोरों पर है। खासकर उत्तराखंड में तो नेता प्रदेश प्रभारी के सख्त होने के बाद भी मानते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर सभी हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अतुल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राजेंद्र जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ हरिंदर अग्रवाल जी हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले हरिंदर अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूँगा कि कांग्रेस के अंदर अगर आप देखें, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता है और शुरू से कांग्रेस को देखते हुए आ रहे हैं। आज जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो जिस तरीके की टिप्पणियां, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, आप देखिए कि जो भी लोग हैं वो भी वरिष्ठ हैं और आप उनके जो योगदान को कांग्रेस के अंदर उसे नकार भी नहीं सकते और ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी के कहने में आकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी कांग्रेस की उतनी ही चिंता है जितनी चिंता वो आप सभी लोगों को है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं और आखिर क्यों इस तरीके के बयान आज सामने आ रहे हैं? हरिंदर अग्रवाल जी। जी, आप किन लोगों के बयान की बात कर रहे हैं, पहले मेरे को इस चीज के लिए आप अवगत कराएं। जी, मैं गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल साहब और
पी चिदम्बरम साहब, बहुत सारे लोगों के एकदम वार प्रतिवार, चाहे उसमें फिर आपके सलमान खुर्शीद साहब आए हों, चाहे उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कूदे हों, बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए लगातार आजकल आपका अंदरूनी जो झगड़ा है वो अब मीडिया के सामने है। जी हरेंद्र अग्रवाल जी। देखिए, जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का सवाल है, आजाद साहब का सवाल है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी। उन्होंने जो ये कहा है कि कांग्रेस के अंदर ब्लॉक लेवल से लेकर अध्यक्ष पद का तक का चुनाव होना चाहिए जी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्री गुलाम नबी आजाद साहब एक लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने संभाला है जी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं। उनके प्रभारी रहते हुए उन्होंने कभी ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन कराने की बात नहीं की जी। इवन जो एआईसीसी मेंबर जो लोग बनाए गए थे, जो पीसीसी का इलेक्शन हुआ था, उनका भी उन्होंने अपने स्तर से चेंज कर दिया था जी। और जहां तक बात है कांग्रेस में चुनाव की, मैं समझता हूं आज जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसमें अध्यक्ष का विधिवत चुनाव हुआ है। जब श्रीमती सोनिया गांधी का चुनाव हुआ, उनके मुकाबले में कांग्रेस के नेता श्री जितेंद्र प्रसाद जी खड़े हुए थे। बाकायदा हर राज्य में बैलेट बॉक्स रखे गए थे और उनमें सभी पीसीसी मेंबर्स ने वोट किए थे। मेरे को याद पड़ता है, मैं भी उस समय त्रिवेंद्रम था, वोट डालने के लिए लखनऊ पहुंचा था और वोट डाला था मैंने। आप कोई भी और पार्टी बता दें, भाजपा में आज तक किसी भी अध्यक्ष का चुनाव बैलेट से के द्वारा किया गया हो। राज्यों में बैलेट बॉक्स रखे गए हों, उनके सारे प्रतिनिधियों ने वोट डाले हों। अगर आपको याद पड़ता हो तो मेरे को अवगत करा दें। जी नहीं, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, ये तो आप ही के अंदर की जो कहानियां हैं वो सब सामने है, उसी पर हम आज बात भी कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है, कि क्यों ऐसी स्थिति है। अतुल सिन्हा साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत चीजें देखते आ रहे हैं। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जी की पीड़ा आप देखेंगे लगातार सामने आ रही है, और बहुत सारा एक पहले भी लेटर बम चला कांग्रेस में, उसके बाद से फिर बहुत सारे चेंजेज, उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर कपिल सिब्बल जी ने कुछ बोला, उसके बाद फिर मतलब आप देखिए कि आज स्थिति यह है कि सबसे आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता है वो परेशान है। वो इस बात को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप झेल रहा है कि आखिर उसके वरिष्ठ नेता इस कदर आपस में उलझे हुए हैं, बोल रहे हैं, और उसे लेकर अगर कोई ये कहे कि गुलाम नबी आज़ाद जी का अपना कद क्या है, या जिस तरीके के बयान वापस उनके ऊपर आए, चाहे वो किसी के भी हों, तो अब से पहले अगर कोई बात उठी और आज जब उन्होंने कोई बात उठाई तो अब उनके कद पर भी बात होने लगी। अब से पहले तो उनका कद बहुत बड़ा कद माना गया है। कैसे आप देखते हैं इस पूरी राजनीति को, और वर्तमान में जो चल रहा है उसे लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जी अतुल सिन्हा साहब। जी, पिछले कुछ सालों में, खास तौर से एक दशक अगर आप देखें तो कांग्रेस के लिए ये बहुत ही बुरा दौर है। मनमोहन सिंह के जाने के बाद से, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद से ही भाजपा का जो एकमात्र एजेंडा, और वो जो हमेशा से ये बात कहती आई है कि वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए इस देश में, और कांग्रेस का वो सफाया कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये तो उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से अपने अंतर विरोधों की वजह से कमज़ोर होती रही है, और उसके तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो आज कपिल सिब्बल हों या फिर गुलाम नबी आज़ाद हों या बीच बीच में मणिशंकर अय्यर हों, इस तरह के जो नेता लगातार अपनी ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं, या फिर पार्टी संगठन को लेकर के जो उनकी चिंताएं रही हैं, जो हमेशा सामने आती रही हैं, उसके पीछे बहुत सारी जो वजहें हैं। उसमें एक तो जो भाजपा लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठाती रही है, वो तो है ही। जी।
कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं के भीतर ये बेचैनी है कि आखिर राहुल गांधी से जब चीज़ें संभल नहीं रही हैं या फिर पार्टी की स्थिति लगातार कमज़ोर होती चली जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पार्टी में विधिवत चुनाव होते। क्योंकि अभी जैसा हरि भाई बता रहे थे कि वो जिस तरह से चुनाव कांग्रेस में होते रहे हैं पहले भी, सोनिया गांधी के अगेंस्ट जितेंद्र प्रसाद जब खड़े हुए थे, लेकिन ये तब की बात है। आज आप याद करेंगे ये कितने साल पुरानी बात उन्होंने आज कही है संगठनात्मक चुनावों को लेकर। उसके बाद कांग्रेस में कितनी बार चुनाव हुआ और कितने अध्यक्ष बदले गए, नहीं बदले गए जी। तो जो सबसे मुश्किल स्थिति आज कांग्रेस के सामने है वो ये है कि वो आपस में ही पार्टी के जो तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह से पार्टी लगातार कमज़ोर भी हो रही है और जिसका नतीजा हमेशा जो ये अभी हाल के बिहार चुनाव में भी दिखा और मध्य प्रदेश के उपचुनावों में दिखा, उत्तर प्रदेश में दिखा और लगातार नजर आ रहा है पिछले कई सालों से जी। तो ये चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों या कपिल सिब्बल हों, ये लोग वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं और वो अपनी उस पार्टी को जहां वो शुरू से रहे हैं इस तरह से बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। पिछले दिनों जो 25-26 नेताओं ने जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और उसमें भी ये बात साफ थी कि वो किसी तरह इस स्थिति को संभाला जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। लेकिन संगठन को लेकर या राहुल गांधी के जो कैजुअल अप्रोच है, चाहे वो चुनावी प्रचार को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी वक्त कहीं छुट्टी मनाने चले जाने की बात को लेकर के हो या कोई आवाज उठाने को लेकर के हो कि सिर्फ वो एक ट्वीट करते हैं और उसमें भी वो बड़े चुटीले अंदाज में कुछ जो उनके सलाहकार उनको लिख करके देते हैं वो बोलते हैं। तो बेशक इससे स्थिति बिगड़ी है और खास तौर से आपने देखा होगा कि जो युवा नेतृत्व जिसकी बात हम लोग अक्सर लंबे समय से करते रहे हैं, वहां एक बिखराव की स्थिति लगातार दिख रही है। चाहे वो माधवराव सिंधिया का मामला हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो या फिर उधर राजस्थान में जो असंतोष जी बिल्कुल, और राजस्थान में भी बहुत सारी चीजें एकदम अतुल सिन्हा जी सामने आई थी और वो मामला भी बड़ी मुश्किल में दबा जब सब लोग उस पर जाकर सक्रिय हुए वहां पर, तब जाकर राजस्थान के अंदर कहते हैं ना कि बाल बाल बचे, वरना स्थिति तो वहां पर भी बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी और फिर आरोप प्रत्यारोपों का दौर वहां पर तो बहुत ज्यादा था और शायद वहीं से ऐसा लगा कि अब शब्दों की जो मर्यादा है राजनीति में वो भी खत्म होती जा रही है। वहां इस तरीके की स्थितियां भी आई और आप देखिए बहुत सारी चीजें। राकेश शुक्ला जी अगर बात करें वर्तमान में कांग्रेस की, तो जब से कांग्रेस आप देखेंगे कि लगातार चुनाव हो रहे हैं, हर जगह हार रही है, तो हार के बाद जो समीक्षाएं होती हैं वो समीक्षाएं ना होना और आप लगातार आप ऐसी स्थिति में रहते हैं कि जिस तरह से संगठनात्मक ढांचे की बात करते हैं आप कि हमारे पास बहुत बड़ा एक ढांचा है, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी का जो संगठन है और आज जो कांग्रेस का संगठन है, शायद उस जब संगठनों से तुलना कर रहे हैं जो पुराने लोग हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे वो 23 लोग हो या वो आज गुलाम नबी आजाद जी की पीड़ा हो, तो जो संगठन की बात कर रहे हैं तो इसे ऐसा क्यों मान लिया गया कि वो विद्रोह कर रहे हैं। और आप देखिए कि एक बात बोलते ही सार उनके ऊपर, उनके कद को लेकर, उनके ग्राउंड से जुड़े होने को लेकर और यहां तक कह दिया गया कि अगर किसी को जाना है तो वो चला जाए कांग्रेस छोड़कर। तो ये कितना सही है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि संगठन तो आप लोग खुद खत्म कर रहे हैं और अगर कोई इस बात को उठा भी रहा है और वो भी ऐसा व्यक्ति उस बात को उठा रहा है, कपिल सिब्बल भी हमेशा संकट मोचन रहे हैं, गुलाम नबी आजाद हमेशा आपके गठबंधनों से लेकर हर चीज को देखते रहे हैं, ऐसे में आज ये कह देना, आज आपस में आरोप प्रत्यारोप ये हो जाना कि नहीं आप तो कुछ नहीं हो, आपने क्या किया है। आप देखिए लगातार इस तरीके की टिप्पणियां उन लोगों से आ रही हैं जो लोग खुद उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने यहां से कांग्रेस को एक सीट भी जिता सके। जी राकेश शुक्ला जी। जी प्रवीण जी। जी आवाज आ रही है आपकी? जी बोलिए।
राकेश शुक्ला जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा किया जाता है जी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राहुल गांधी जी को कांग्रेस में महासचिव बनाया गया तो ये कहा गया कि नेता और कार्यकर्ताओं की मांग है, इसलिए उनको महासचिव बनाया गया। फिर राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तब भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग का कांग्रेस में मान रखा गया। फिर नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग पर ही माननीय प्रियंका गांधी जी को भी ले आया गया और कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तो यदि कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग का इतना ही मान रखा जाता है तो गुलाम नबी आजाद सहित जिन 23 नेताओं की तरफ से ये बात रखी जा रही है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया से गुजर जाए पार्टी और संगठनात्मक ढांचा में सुधार कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि पार्टी के आला कमान को इस बात को भी मानना चाहिए, क्योंकि अपने हिसाब से जो मांग उठती है, जो फायदे की होती है उसको मानना और संगठनात्मक दृष्टि से जो फायदे की होती है उसको नकार देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए हितकर नहीं है। कोई भी संगठन दो स्थितियों में चलता है, एक पुचकार और दूसरा फटकार। कांग्रेस भी इसी पद्धति से आगे बढ़ी, लेकिन सोनिया गांधी के बाद जब राहुल गांधी जी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई, उसके बाद पुचकार और फटकार की दोनों स्थितियां खत्म हो गई। अभी आप संगठनात्मक बात की कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में अंतर क्या है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में जब भी कभी कोई कमजोरी आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको ठीक करता है और भारतीय जनता पार्टी को डगमगाने से रोक देता है। इसी तरह कांग्रेस में भी सेवा दल था और सेवा दल का कार्य था संगठन को मजबूत करना। लेकिन आज आप बताइए कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को ही यह पता नहीं होगा कि हमारा सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जी। तो कांग्रेस में यदि एक ही व्यक्ति को श्रेष्ठ करके एक ही चेहरे को आगे रख के काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पे नीचे की सारी स्थितियां बदलेंगी। कार्यकर्ता आज भ्रम की स्थिति में खड़ा है, उसकी यह समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी किस दिशा में जा रही है। और ऐसी स्थितियों में जब आप चुनावी रणनीति पे जाएंगे, चुनाव के मैदान पे जाएंगे, तो आपका प्रदर्शन स्वाभाविक तौर पे अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस को चाहिए कि यदि वो कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, नेताओं के सुझाव को मानती है, जैसा कि इसके पहले राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी, इसके पहले सोनिया गांधी जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग का मान रखा गया, तो मुझे लगता है इन 23 नेताओं की तरफ से, माननीय गुलाम नबी आजाद जी की तरफ से जो चुनाव की बात की गई, तो उनको पार्टी छोड़ देने की नसीहत देने की बजाय उनके सुझाव पर अमल किया जाना चाहिए। और जो 23 नेता चिट्ठी लिखे हैं अगस्त में और सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले चिट्ठी दी गई है, वो नेता कांग्रेस को पालने पोसने और बड़ा करने में अपनी भूमिका निभाए हैं, इसलिए उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यदि वो 23 नेता किसी भी तरह से बगावत के मूड में आ गए तो मुझे लगता है बची कुची कांग्रेस के सामने और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल राकेश शुक्ला जी, बहुत बड़ी और बहुत अहम बात आपके द्वारा पता लगी। और हर तरीके से अगर देखें तो आज कांग्रेस के लिए सब जगह से नकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं। एक तो चुनाव के अंदर हार, उसके अलावा जो साथी हैं, अगर राजेंद्र जोशी जी बात करें हम, तो आप देखिए कि एक महागठबंधन हुआ, उस गठबंधन में कांग्रेस गई, बड़ी सीटें लेके लड़ी, लेकिन हालत पस्त हो गई वहां पर। तो वहीं के उन्हीं के साथीगणों ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो एकदम गंभीर नहीं रहते हैं और यहाँ पे चुनाव चल रहा है और वो छुट्टियां मना रहे हैं। इस तरीके के आरोप और जगह भी लगे और आप देखिए कि जहां जहां कांग्रेस का जिसके साथ पैक्ट हुआ वहां पर स्थिति और खराब होती गई कांग्रेस की। ये अलग बात है कि जो दूसरे दल हैं उन्हें जरूर बढ़ावा मिला और कांग्रेस की देन थी कि वो दल आगे निकल गए, कांग्रेस पीछे चलती गई, वो आगे निकलते गए। उसका कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण है। एक तो बात ये आई कि बहुत सारी चीजें सभी लोगों ने बताया कि एक परिवारवाद, एक ही नेता के छत्र साये में अगर आप चल रहे हैं तो वो कोई इतना बड़ा महत्व इसलिए नहीं रखता कि भाई चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो ममता बनर्जी की हो या मायावती की पार्टी हो, सब जगह की स्थितियां लगभग ऐसी हैं। तो उससे तो आज स्थिति निकलने की लग नहीं रही है कि वहाँ जो ऐसी स्थितियाँ आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें अगर किसी भी पार्टी की, यहाँ हम खाली कांग्रेस को ही छोड़ें और भी की बात करें कि जब कोई वरिष्ठ नेता इस तरीके की बातें करता है तो उसे सुझाव क्यों नहीं मान लेते।
आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई स्वागत है आपकी इस बात का। एक बात हुई कि भाई आपने एक बात करी, आप इतने वरिष्ठ नेता आपके साथ जुड़े रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं गए और आपके साथ खड़े रहे हैं सारी जगह है। एक तो गुटबाजी को बढ़ावा आप खुद दे रहे हैं, क्योंकि जो आपके वरिष्ठ लोग हैं जब वो कोई बात कह रहे हैं तो आप तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के लोगों को हम कहेंगे ना। कल को अगर जो लोग बयान दे रहे हैं राजेंद्र जोशी जी, अगर आप देखें कि अगर कल गुलाम नबी आजाद फिर उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन जाए तब क्या स्थिति आएगी। तो जो लोगों ने बयान दिए हैं उनके खिलाफ, अगर वो जीत भी रहे होंगे तो उनके टिकट को लेकर मारामारी रहेगी, फिर वहां एक और गुटबाजी पनपेगी। तो ऐसी स्थिति में जो होना चाहिए उससे अलग हटकर आप क्यों देखते हैं। और उसी तरीके से आप देखें तो आप तो उत्तराखंड के अंदर भी क्या कम घमासान है, यहां भी बयानों पे बयान और तलवारें खिंची हुई हैं। जी राजेंद्र जोशी जी, पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा जी। आज की कांग्रेस और पहले की कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी थी, जब राजीव गांधी कांग्रेस में हुआ करते थे, उस समय देश में कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी जी। और आपको याद होगा कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने मनमुटाव होकर के अर्जुन सिंह जी और एनडी तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता, जो आज इनके जो जितने बड़े नेता हैं उनके कद के बराबर के नेता शायद ही पार्टी में होंगे, वो लोग अलग चले गए थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस उस समय थी, लेकिन उसके बाद उनको मजबूर होकर के फिर वापस कांग्रेस में आना पड़ा जी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। उस समय कांग्रेस का संगठन भी था, कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व क्षमता थी वो भी थी। लेकिन आज की कांग्रेस में आप देखिए, आज की कांग्रेस में ये स्थिति आ गई है कि ये लोग आपस में ही सिर फुटबॉल करने लगे हैं जी। और इनका सिर फुटबॉल करने का मकसद मेन जो वो लगता है मुझे, ये नेतृत्वहीन जो इनके अंदर नेतृत्व क्षमता की कमी है, वो सबसे बड़ी चीज है। क्या कपिल सिब्बल जी राहुल गांधी से ज्यादा महत्वपूर्ण बड़े नेता नहीं है? क्या गुलाम नबी आजाद उनसे बड़े नेता नहीं है? क्या हरीश रावत जो है इनके समकक्ष के नेता नहीं है जी? या और भी नेताओं के नाम है, ले सकते हैं आप। वो सब लोग अच्छे लोग नेता हैं, जिन्होंने जो लोग शुरू से लेकर के आज तक, इंदिरा गांधी के समय से लेकर के आज तक कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस का झंडा उठा, कांग्रेस झंडा उठाते यहाँ तक गए, दरी बिछाते बिछाते कह सकते हैं हम कि कांग्रेस की दरी बिछाते बिछाते कांग्रेस की झंडे उठाते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। इन्होंने पार्टी एक बार भी नहीं बदली है। तो आखिर इन लोगों की बात को अनसुना करना ही कांग्रेस का आज जो गर्त में जाने का कारण है, वही एक कांग्रेस की गर्त में जाने का कारण इनकी जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों को न सुनना है, उनकी अनसुनी करना है। दूसरी बात, जहां संगठन की बात है, तो कांग्रेस में संगठन आपको कहां दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के में और कांग्रेस में अगर आप तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। आखिर एक पार्टी जिसने देश पर 60-65 साल राज किया हो, उसकी ये हालत हो गई है, और एक भारतीय जनता पार्टी जिसने 70-71 में एक सीट से चुनाव लड़ा हो, और आज वो जो है पूरे देश में सबसे प्रचंड बहुमत वाली पार्टी हो गई है। आखिर इसके पीछे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जुझारूपन, कार्यकर्ताओं का समर्पण, नेताओं का समर्पण, नेताओं के अंदर अनुशासन, ये सब है, ये सब रहा है। तो जो चीज पहले कांग्रेस में हुआ करती थी वो भाजपा में आ गई है। मतलब नेतृत्व क्षमता और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, ये सब भाजपा के अंदर आ गया है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस जो है, पार्टी में अगर थोड़ा बहुत कहीं वैचारिक मतभेद होते हैं तो वो संभाल लेता है। बहुत सही बात उन्होंने कही है। ठीक इसी तरह उन्होंने एक बात और अच्छी बात कही कि कांग्रेस में एक सेवा दल हुआ करता था कभी। आज उन्होंने ये भी बात बहुत अच्छी कही कि साहब वो जो है आज उनके अध्यक्ष को ही नहीं पता है। भाई कांग्रेस के अंदर जो सेवा दल हुआ करता था, वो सेवा दल जो था कांग्रेस के अंदर की जो थोड़ा बहुत जो परेशानियां हुआ करती थी उनको ठीक ठाक कर देता था। आज वो सेवा दल का पता नहीं है। तो कांग्रेस ने तो खुद अपने आत्महत्या की है। तो इसलिए मैं तो ये कह सकता हूं कि कांग्रेस अपनी इस आत्महत्या के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो संगठनात्मक लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे, कांग्रेस अच्छी तरीके से चले, उन लोगों के तो कोई पूछने को तैयार नहीं है। अब आप ऐसे लोगों को पूछ रहे हैं जिनको कांग्रेस की सोच का ही पता नहीं है, जो छुट्टी लेने वाली बात और ये वाली बात, ऐसे नेता। अब आप सारा देश जो है साहब राहुल गांधी को पप्पू बोलने लगा। तो आखिर ये बात क्यों आई कि राहुल गांधी को पप्पू बोलना पड़ा? उनके पीछे यह है कि उनके जो राजनीतिक सोच है वो उतनी परिपक्व नहीं है जितनी कपिल सिब्बल की होंगी, या जितनी परिपक्व राजनीतिक सोच जो है गुलाम नबी आजाद की होगी, या उतनी परिपक्व सोच जितनी हरीश रावत की होगी,
वो परिपक्व सोच नहीं है, वो तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन, पॉलिटिक्स में इंस्टेंट रिएक्शन एक बहुत बड़ी महत्व रखता है। तो इंस्टेंट रिएक्शन या उसका किस ढंग से हमको उसको लोगों को बात करनी है, किस ढंग से हमको अपनी बात पहुंचानी है, वो बात आज नेतृत्व में नहीं दिखाई देती, इसलिए ये सिर फटबल की स्थिति आ गई है। बिल्कुल, बड़ी विचित्र स्थिति आजकल बनी हुई है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। कभी दिल्ली के अंदर राज करने वालों की स्थिति आज क्या है वो भी आपको पता है। और हमारे साथ गोविंद सिंह जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गोविंद जी, अगर आप देखें लगातार एक बात आ रही है सामने, जिस तरह कांग्रेस के अंदर विवाद चल रहे हैं, ऐसे में कैसे वो एक ऐसी पार्टी का और एक ऐसे व्यक्तित्व का मुकाबला करेंगे कि जो दिन प्रतिदिन जिसका कद अपने आप में बड़ा होता जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देखें और भारतीय जनता पार्टी को देखें, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने तो पहले इतनी बड़ी चुनौतियां हैं और आज तो उसके सामने घर ही सबसे बड़ी चुनौती हो रहा है। तो ऐसे में कैसे वो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे? आने वाले बहुत सारे चुनाव हैं, अभी आप देखिए कि असम में है, बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, इतने सारे चुनाव हैं और आप अपनी स्थितियों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आप ये कहें खाली ट्विटर खेलने से नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला हो जाएगा, तो ये कितना बड़ा इसके अंदर झोल है, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप तो पूरा दोनों पार्टियों की राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्योंकि एक तरफ विपक्ष की बात हो रही है और विपक्ष के अंदर तो अपना ही विपक्ष बना हुआ है। जी गोविंद जी। बिल्कुल गोस्वामी जी, आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष के अंदर खुद का विपक्ष बना हुआ है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी और या नरेंद्र मोदी जी जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि कांग्रेस अपने आप को खुद ही जो है ना संतुलन में नहीं ला रही है जी। अब अगर पिछले 2 सांसदों का चुनाव अगर देखा जाए तो 2 बार लोकसभा के चुनाव में अभी कांग्रेस ने 100 सीटें भी नहीं प्राप्त की हैं जी। और इसके बाद जो इनका एक अंतरकलह है वो एक बहुत बड़ा है। इनको हर हालत में अपने संगठन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुलाम नबी आजाद जी हों या कपिल सिब्बल जी हों, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता है और बड़े शुभचिंतक हैं। इनके कथन और कहने को हम आसानी से नहीं ले सकते हैं, ये कांग्रेस को अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। अब उसमें चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी जी हो, उनको विचार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, वैसे भी कांग्रेस में इस समय 3 घटक काम कर रहे हैं। एक घटक तो वो है जो शांति से बैठा हुआ है और सिर्फ जो है ना आराम कर रहा है, और वो सिर्फ इस बात की इंतजार करता है कि कौन जो है ना सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए कुछ कहे, हम उसके ऊपर टूट पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा घटक ऐसा हो रहा है कि जो हो रहा है होने दो, वो नाव में सवार है, वो ये सोच रहा है कि यार ये तो एक हमारी किस्मत की बात है कि कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जो तीसरा घटक है जो सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, जिसमें गुलाम नबी आजाद जी हैं या कपिल सिब्बल जी हैं, वो लोग कहते तो हैं लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं, जो है ना इनका आला कमान जो है ना वो ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है कि जिससे इनकी बातों का समर्थन किया जाए। लेकिन कांग्रेस को अगर अपनी पार्टी और अपने कामयाबी को आगे बढ़ाना है तो उनको एक बार में सोचना तो पड़ेगा ही कि कपिल जी हो या गुलाम नबी आजाद जी हो या वो 23 लोग हो जिन्होंने जो है ना अभी कांग्रेस पार्टी को एक लेटर लिख के दिया था। और ये संयोग की बात है कि उस समय भी सोनिया जी जो है ना इलाज कराने गई थी और राहुल जी बाहर थे, और कल भी जो है ना सोनिया जी इलाज ही कराने गई हैं और राहुल जी बाहर हैं। तो समस्या ये है कि उनको अंदरूनी संगठन में एक चुनाव तो कराना ही पड़ेगा, जिससे कि जो भी नेता निकले वो कांग्रेस को जो ना आगे बढ़ाए, नहीं तो ये धीरे धीरे और भी खत्म हो जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल ये भी एक बड़ी बात है और चर्चा इसी पर जारी रहेगी। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम खास में चर्चा कर रहे हैं जिस तरह कांग्रेस में अंदरूनी घमासान चल रहा है और पूरा चरम पर है, उसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और लगातार बहुत सारी बातें सामने भी आई हैं। अतुल सिन्हा साहब, अगर बात करें
आज एक और बयान आया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। उन्होंने बोला कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रियंका गांधी के हाथ में बागडोर दे दी जाए, कमान दे दी जाए और उनको कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। लेकिन अगर उसके विपरीत थोड़ा सा आप देखें तो उस पर भी आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्पणियां हुई हैं। खुद वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी भी है, उसके बाद भी क्या खाली अध्यक्ष बदल देने से ही पूरी पार्टी का जो चेहरा है वो बदल जाएगा और कार्यकर्ताओं में एक अध्यक्ष से जोश आ जाएगा क्योंकि सामने अध्यक्ष लग जाएगा और महासचिव है तो वो जोश नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी जगह के आप प्रभारी हैं तो जोश नहीं आएगा। तो आप कैसे देखते हैं इस सब चीज़ों को भी, क्योंकि ये भी एक बड़ा एक सवाल यहाँ हो रहा है कि बहुत सारे लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे तो वो हट गए, उसके बाद अब अंतरिम अध्यक्ष है, उसके बाद दोबारा अब अध्यक्ष की बात हुई। वर्चुअल भी एक शब्द आया अब की बार कि वर्चुअल वोटिंग करा ली जाए, उसे भी आप कैसे देखते हैं और क्या है आखिर इस सब के पीछे कि प्रियंका, राहुल या फिर कोई और भी कांग्रेस की जो कमान है, जो हम कहेंगे जो एक दल है कि कभी तो कुछ बाहर से भी, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ आ पाएगा या खाली ये बयान और ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपसी फिर धीरे धीरे कर कर वही स्थिति आ जाएगी कि नहीं चलो जो चल रहा है चलने दें, कुछ नहीं होता। जी अतुल सिन्हा साहब। प्रमोद कृष्णम जो हैं वो पहले भी प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कहते रहे हैं और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे जो पार्टी के नेता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं खास तौर से, वो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात तो आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रही है। और जब राहुल गांधी की बात नहीं थी तब से ये हो रहा है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन सवाल वो नहीं है कि किसी को अध्यक्ष बना देंगे या इसी पार्टी, इसी परिवार के किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देने से स्थितियां सुधर जाएंगी। ऐसा इतना आसान नहीं है कि आप राहुल को हटा के प्रियंका को बना दें या फिर सोनिया रहेंगे तो इसी परिवार के ना, ठीक है, आप इस परिवार से बाहर ना निकल पाए एक, लेकिन मूल बात क्या है कि कांग्रेस के संगठन की जो स्थिति है या जमीनी स्तर पे काम करने की जो स्थिति है या जो रणनीतियां बनती हैं उसको लेकर के कहीं भी कोई एकजुटता या फिर कहीं भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर नहीं आती। जी हमेशा ये लगता है कि जैसे किसी भी तरह सिर्फ अध्यक्ष को लेके या फिर इस परिवार को लेकर के ही सारी राजनीति घूमती रहती है कांग्रेस की। और दूसरी चीज ये है कि अब इतने चुनाव हुए, सब जगह कांग्रेस बुरी तरह हारी और एक लड़खड़ाने की हालत है और एकदम से संगठन टूटने की हालत है। बावजूद इसके कभी भी इस बात को लेके कि हार की वजह क्या रही, इसकी जो समीक्षा होनी चाहिए वो आमतौर पर जो दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे कांग्रेस में बहुत कम दिखाई पड़ती है। मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स भी जब होती है तो वहां भी एकमात्र सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर केंद्रित सारी बातें होती हैं और वहीं आकर के मामला खत्म हो जाता है। उस समय यही लोग लेकिन आखिर संगठन को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत करें इस बारे में चिंता नहीं होती। और जो वरिष्ठ नेता हैं तमाम जो बीच बीच में इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं उनको किनारे करने की कोशिश हमेशा से होती रही है या फिर ये कह दिया जाता रहता है जैसे अभी कहा गया कि भाई अगर उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अपनी अलग पार्टी बना ले। तो कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, जो कुछ 2-4-6 जो मठाधीश किस्म के नेता हैं उनको लगता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो शायद जो उनकी अपनी पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी, दुकानदारी कम हो जाएगी। अभी भी कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक 100-125 साल पुरानी पार्टी क्यों गर्त में जा रही है। कम से कम उसे सामने वाली जो पार्टी है जो आज पूरे देश पे नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और है भी, तो वो कैसे हुई,
क्यों हुई, इस बारे में कभी नहीं सोचते, और अगर सोचते भी हैं तो उस दिशा में कभी कोई काम ठोस तौर से मंथन और चिंतन सामने नहीं आता। उनके सारे जो भी संगठन हैं, चाहे वो छात्र संगठन हो उनका, चाहे वो किसानों का संगठन हो, या फिर जो भी पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता हों, वो बहुत ही बिखरे बिखरे और अनिश्चय की स्थिति में बहुत ही लंबे समय से चल रहे हैं। और आज जो स्थिति है, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन लगातार चाहे वो संघ के जो कामकाज हैं उसके बदौलत वो उठा रही है, और पूरे देश पर वो इस कदर छा चुकी है कि इससे लड़ना आज कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। और निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर स्थिति है किसी भी पार्टी के लिए। और अगर वो गठबंधन भी करती है तो उसको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे गठबंधन करे, किससे ना करे। यानी एक वैचारिक अनिश्चितता की स्थिति में कांग्रेस फंसी हुई है, और इससे निकलने के लिए अभी भी उसको बहुत गंभीर चिंतन, और खासतौर से उन तमाम जो वरिष्ठ नेता जो शुरू से कांग्रेस के लिए अपना उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। और राहुल गांधी को भी और उनके पूरे परिवार को इस चीज को समझना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो पूरे देश की पार्टी है, ना कि किसी एक खास गुट या खेमे की। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आज अतुल सिन्हा साहब ने किया। हरेंद्र जी, आप बहुत सारी बातें अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपको भी बहुत सारे सवाल आपने भी उठा दिए। अब आप देखिए कि आपके यहाँ सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, और सवाल आप ही लोग उठा रहे हो। ये सवाल कोई और बाहरी व्यक्ति नहीं उठा रहा है, लेकिन समाधान की बात कौन करे? आप उसका, हरेंद्र अग्रवाल जी, कोई समाधान भी पेश कर दीजिए। जितने सवाल अभी में आपने उठाए, बहुत सारी बातें की आपने, गुलाम नबी आजाद साहब को लेके भी, सलमान खुर्शीद साहब को भी, या कपिल सिब्बल जी को भी, या और भी जो लोग इस तरीके की बातें कांग्रेस के अंदर कर रहे हैं, आपका कहना क्या, आप क्या कहना चाहते हैं उस पर कि क्या जो सब लोग बोल रहे हैं वो सारी चीजें गलत है? क्या जो बातें बोली गई हैं वो सब गलत हैं? और क्या उसका समाधान आपके पास कोई है? आप भी उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं क्यों गठबंधन कर लिया। आखिर गठबंधन हुआ तो खाली गुलाम नबी आजाद जी के कहने से नहीं होगा कि बैठ के साइन कर दिए, पूरी पार्टी है। अगर वैसी स्थिति नहीं है तब तो और घातक स्थिति है कांग्रेस की, कि वहां गठबंधन भी कौन कर दे रहा है ये भी पता ना लगे, तब क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे जी? शुक्ला जी, जिस समय गठबंधन हुआ था, जिस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री गुलाम नबी आजाद साहब थे, जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर खास सभाएं हो रही थी, मैं लोगों को देख रहा था। जी बोलिए, आवाज आ रही है हरेंद्र अग्रवाल जी आपकी? जी, मैं लोगों को देख रहा था, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक विधानसभा क्षेत्र में 6-6, 7-7 लोगों ने काफी काम किया, और किसान कर्जा माफ के फॉर्म भरवाए, और कांग्रेस दिखाई पड़ रही थी बहुत मजबूत, समझे। इसके बाद इन्होंने गठबंधन किया और 125 सीट कांग्रेस को लेकर बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लड़ने से वंचित कर दिया, जिसकी वजह से वर्कर्स में डिमोरलाइजेशन हुआ है। जी, नहीं तो उसकी देन भी उन्हीं पे है, मतलब खाली वो गुलाम नबी आजाद साहब ने कर दिया, समझे। इसकी वजह से कांग्रेस कहां थी उस वक्त? जिस समय हेल्म ऑफ द अफेयर में यही लोग थे। नहीं, वो उत्तर प्रदेश के देखिए वो प्रभारी थे जी, यही लोग प्रभारी थे, और ये 15-20 साल, ये लोग 20 साल मंत्री रहे। आप देखिए ना, नहीं 20 साल मंत्री रहे भारत सरकार में। कभी भी इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलते हो, इवन एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर से भी कभी नहीं मिले। अगर ये मिले होते तो इनका भी कद बहुत बड़ा होता। जब जिस समय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, ये भी नॉमिनेशन फाइल करते, और हो सकता कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीतते, और आज उन्हीं की सलाह से पूरी कांग्रेस चलती। और चुनाव तो 4-5 महीने में फिर होने वाला है। ये लोग एक चुनाव में खड़े हो, इनको कौन रोकता है? जी नहीं, हरेंद्र अग्रवाल जी, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो आपने की हैं, क्या सारी उन्होंने जो बातें उठाई हैं उसमें आपको कमी क्या लग रही है? गुस्सा किस बात का है? ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कपिल सिब्बल जी ने भी या गुलाम नबी आजाद साहब ने, जिसका गुस्सा कांग्रेसियों को आ रहा है? ऐसी कौन सी गलत बात उन्होंने कर दी? ऐसा है, देखिए, सुनिए, बात सुनिए। ये सारी बातें जब इनका राज्यसभा का टर्म खत्म होने वाला है तभी उठाई जा रही हैं। इससे
इससे पहले ये जब इनके हाथ मजबूत थे, जब ये मंत्री थे, तो ये सब बातें इन्होंने तब क्यों नहीं सुधार किए? जी नहीं तो दोष किसका है? दोष किसका? मंत्री थे, किसने बनाए मंत्री? उस समय इन्होंने क्यों नहीं प्रस्ताव रखा कि ब्लॉक स्तर से चुनाव होने चाहिए? आज तक कभी ब्लॉक स्तर से चुनाव नहीं हुए। जी संगठन कैसे खड़ा हो? आपके पास है कोई ऐसा एक डाटा या स्ट्रक्चर के इस तरीके से संगठन खड़ा हो? बहुत मजबूत है, वर्कर की पार्टी, वहां भी चुनाव नहीं होता। जी आपका कैसे संगठन मजबूत हो? तो अध्यक्ष पद, आज तक अध्यक्ष पद का भी चुनाव नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में। जी चलिए, आप तो हरिंदर अग्रवाल जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरीके से आज राजेंद्र जोशी जी ने एक बात कही, शुक्ला जी ने कही, सेवा दल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में आपके? देखिए, ऐसा है जो इन्होंने कहा है, इनको नहीं मालूम है। मैं भी शुरू से कांग्रेस में देख रहा हूं, कभी भी जो भाजपा में जो आरएसएस का रोल है, वो सेवा दल का रोल कभी कांग्रेस में नहीं रहा। जी सेवा दल किस लिए? तो आप ये बताएं। अगर देखिए, सेवा दल कभी भी आरएस की तरह का कैडर नहीं रहा है। जी नहीं, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी, अगर बात करें, देखिए बहुत सारे सवाल तो बहुत सारे दागे जा रहे हैं पार्टी के अंदर से ही, और बहुत बड़े बड़े सवाल दागे जा रहे हैं। एक बात यह भी आई है कि जब वो उस स्थिति में थे, अरे तब कांग्रेस की वैसी स्थिति नहीं थी। जब वो उस स्थिति में थे तब कांग्रेस की स्थिति, शुक्ला जी, कहां थी? तब तो बहुत अच्छी स्थितियों में थे। उसके बाद आप बात करते हैं गठबंधन की, तो गठबंधन तो अभी भी हुआ। बिहार के अंदर 70 सीटों पे आप आए हो, तो क्यों नहीं लड़े आप पूरे बिहार की सीटों पर? तब किसने मना कर दी? ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन खाली सवालों पर ही बात करते रहे। गुस्सा किस बात का है राकेश शुक्ला जी? जितने भी लोग कांग्रेस के अंदर से हैं, वो गुस्सा किस बात से हैं? ऐसा हो क्या गया कि जिस बात का सबको गुस्सा आ रहा है? राकेश शुक्ला जी, हरिंदर जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, जरा राकेश शुक्ला जी से पूछ लें कि आखिर कांग्रेसियों को इस बात का इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि उन्होंने सवाल उठा दिए? क्या सवाल उठाना आज ऐसा हो गया कि आज सारे लोग बाग टूट पड़े? और क्या पार्टी की स्थिति खराब नहीं है, ये नहीं दिख रही किसी को? अगर गठबंधन की बात पर भी बात हो रही है, और आप तो राकेश शुक्ला जी सारी चीजें देख रहे हैं, ये गठबंधन के ऊपर तो गठबंधन के साथियों ने कितनी बड़ी टिप्पणियां की है। जी, और हम लोग कभी नहीं कूदे उन पर। देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल हरिंदर जी, राकेश शुक्ला जी से पूछ रहा हूँ। राकेश शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे सवाल हरिंदर जी ने करे हैं, बहुत सारी बातें आई हैं। जी राकेश शुक्ला जी, जरा हरिंदर जी की आवाज को म्यूट कीजिए। जी बंद करिए। जी राकेश शुक्ला जी बोलिए। जी जी, कांग्रेस में इस समय पर दो तरह की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। जी, एक गांधी परिवार के प्रति, एक कांग्रेस के प्रति, और उसी प्रतिस्पर्धा का नतीजा है कि दोनों तरह के पक्ष जो है एक दूसरे पे हमला कर गए। जी, एक तरफ से गुलाम नबी आजाद जी के बारे में अभी हरेंद्र जी ने यह कहा कि गुलाम नबी आजाद जी किसी काम के नहीं थे। जब उत्तर प्रदेश में थे तो उन्होंने कोई खास प्रदर्शन उनका नहीं था। जब वो मंत्री थे तो वो किसी कार्यकर्ता से या पार्टी के किसी लीडर से नहीं मिलते थे। मुझे लगता है ये बात जो आज कही जा रही है, ये बात कांग्रेस में तब क्यों नहीं उठाई गई जब गुलाम नबी आजाद जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जब गुलाम नबी आजाद जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, जब गुलाम नबी आजाद जी को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तब ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया? आज ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है? आज इसलिए उठाया जा रहा है कि कांग्रेस में सुधार की वो बात कर रहे हैं तो उनकी खामियां गिनाई जा रही हैं। जी, जब कपिल सिब्बल जी की तरफ से रामदेव जी वाला एक रामलीला मैदान में बहुत बड़ी प्रदर्शन हुआ था, कपिल सिब्बल जी तो सारे केस कांग्रेस के कपिल सिब्बल ही लड़ रहे हैं। तब कपिल सिब्बल जी अच्छे थे, आज कपिल सिब्बल जी खराब है। जी, जबकि आप राकेश शुक्ला जी सारे केस अभी भी कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, चाहे वो कहीं भी खड़े होने की बात हो तो कपिल सिब्बल ही सामने। जो मामला चल रहा है, नेशनल हेराल्ड
तो वही वो नेशनल हेराल्ड मामले में यदि कोर्ट पे खड़े होना है तो कपिल सिब्बल जी खड़े होंगे, तब कपिल सिब्बल जी अच्छे हैं। और आज पार्टी में सुधार की यदि बात की जाती है तो कपिल सिब्बल जी खराब है। तो पहले ये तय होना चाहिए कि क्या कांग्रेस में पिछले 1 दशक या 1.5 दशक में क्या जनाधार विहीन नेताओं को बढ़ावा देने का काम किया गया, और जब ये बढ़ावा देने का काम किया गया तो हरेंद्र सिंह जैसे निष्ठावान लोग तब प्रश्न क्यों नहीं उठाए जी। तो आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि पार्टी ठीक की जाए या 10 जनपद के प्रति, गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को ठीक रखा जाए। जब तक इन दोनों में सामंजस्य नहीं होगा कि गांधी परिवार के प्रति निष्ठा के तब तक रहेगी जब तक पार्टी रहेगी। यदि पार्टी का ही आधार धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा तो मुझे लगता है उससे गांधी परिवार के आधार पर भी असर पड़ेगा। तो अधीर रंजन चौधरी जी की तरफ से जो एक निष्ठा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नसीहत दी जा रही है कि ऐसे लोग पार्टी छोड़ के चले जाएं। यहां तक कि आपको याद होगा अगस्त में जब 23 नेताओं की चिट्ठी सीडब्ल्यूसी बैठक से पहले दी गई तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी जी की तरफ से कहा गया कि ये भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं? ये इतनी ज्यादा विसंगतियां कांग्रेस के अंदर आ गई हैं और ये सारी विसंगतियां तब तक दूर नहीं होंगी जब तक एक साथ एक जगह बैठा नहीं जाएगा। और कांग्रेस आला कमान की तरफ से अभी तक ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं दी कि सभी लोगों को बिठा के इस पर विचार किया जाए और इस विसंगति को दूर करके पार्टी को मजबूती दी जाए। बिल्कुल, आत्म मंथन करने की बात तो हो ही नहीं रही है राकेश शुक्ला जी। यहाँ तो चिंतन भी नहीं होना, आत्म मंथन भी नहीं हो रहा, केवल आरोप और प्रत्यारोप और ये कह देना कि उनका तो कद नहीं था, वो तो कुछ नहीं थे, ऐसी बातें लगातार चल रही है। और यहाँ नहीं, हर प्रदेशों के अंदर ऐसी स्थितियां हैं। राजेंद्र जोशी जी, अगर आप देखें एक लड़ाई और वहां है, वो लड़ाई और लगभग उसे आप देखेंगे वो सभी प्रदेशों के अंदर भी उसकी एक हम कहेंगे छाया पड़ी हुई है। जो वरिष्ठ है और जो युवा है, ये जो 2 पीढ़ी का जो गैप है वो खत्म होने का वहां पे नाम नहीं ले रहा। और आप देखेंगे शायद यही कारण है कि जो चीजें आज हो रही हैं, राहुल गांधी की टीम कुछ और कहती है और जो वरिष्ठों की एक टीम है वो कुछ और कहती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि आप उत्तराखंड से आप यहां पे भी देखेंगे कि हरीश रावत एक तरफ और एक तरफ ऐसे लोगों का एक हुजूम है जो कहता है कि वो कुछ नहीं है। ऐसे में जहां आपके पास ये स्थितियां सब जगह है, चाहे वो आप पूरी कांग्रेस का देख लें, वहां भी यही लड़ाई चल रही है। और भले ही कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन जब तक ये बैठ के वरिष्ठ और युवा आपस में बैठ के एक जिम्मेदारी तय करने की बात नहीं आएगी और वो जो मार्गदर्शक सही में होना चाहिए वो नहीं आएगी, तो स्थिति ऐसी रहेगी। क्योंकि इसका सबसे ताजा उदाहरण तो उत्तराखंड ही है कि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री की कोई सुनने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है, उन्होंने तो चुनाव ही हरा दिया, 60 की 60 सीटें उन्होंने हरा दी। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जब आने शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कहां है। आज आपके यहाँ पे अपने ही वरिष्ठों का सम्मान नहीं रहा और आपके सामने अभी भी किस तरीके की बातें आ रही हैं, कैसे देखते हैं राजेंद्र जोशी जी? ये भी एक अहम इसमें एक मुद्दा है जी। देखिए, हरीश रावत जी ने आज एक ट्वीट किया है जी, फेसबुक में एक टिप्पणी करी है जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे लगा उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि साहब आप 70, 71, 72 की जो कांग्रेस थी जी, या उस समय के जो लोग हैं वो आज नहीं है, मतलब उस समय उन्होंने राजनीति की है जी, और आज की राजनीति में वो लोग उस समय पैदा ही नहीं हुए थे जी। उनकी बात अपनी सही है जी। तो ये जो एज डिफरेंस है, ये एज का गैप जो है, ये गैप कौन, इसको इस गैप को कौन फिल करेगा, कौन भरेगा जी? क्योंकि वरिष्ठ नेता आखिर जिसने इतने चुनाव लड़े हों, एनडी तिवारी जैसे नेता के साथ जो है 7-8 चुनाव लड़ करके हारा हो जी, जीतने के बाद दूसरी हारा हो जी, और उसके बाद वो जो है फिर भी आज जिंदा है जी, तो आखिर उनके पीछे कोई बहुत बड़ी उनके राजनीतिक प्रतिबद्धता भी है और उनके पीछे उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी उनकी ताकत है जी। आज वो लोग उनके साथ कंपटीशन करते हैं कि जो लोग कल के राजनीति में आए हुए हैं जी। तो कम से कम ऐसे लोगों को, इन ऐसे लोगों के कारण कांग्रेस जो है आज गर्त में पहुंच रही है जी। आप अपने वरिष्ठ लोगों के, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो पिता तुल्य हैं जी, हम तो ये कहते हैं। आप अपने वरिष्ठ लोगों की बात नहीं सुनोगे या अपने घर में माता पिता की बात नहीं सुनोगे तो भैया आपको जो है रास्ता दिखाने वाला कौन रहेगा जी? जब आपको रास्ता दिखाने वाला की बात आप नहीं समझ रहे हो, आप कह रहे हो ये तो ऐसा ही नेता है जी, ये सड़क का नेता है, ये कभी चुनाव नहीं जीता।
अरे हरीश रावत के समर्पण, हरीश रावत के त्याग को, हरीश रावत के राजनीतिक जुझारूपन को देखिए ना। अब उनकी आज उनकी इस उम्र में भी वो जो है आज भी वो युवाओं से ज्यादा शक्ति रखते हैं। तो आप उनसे अपनी तुलना कर रहे हो। अरे आप कहाँ और हरीश रावत कहाँ हैं, इसको देखो और उनसे सीख लो कुछ कि भाई कैसे जुझारू बनते हैं, कैसे आत्मबल के साथ इतना चुनाव हारने के बाद भी आदमी के अंदर आत्मबल जिंदा रहता है जी। तो ये सब सीखना चाहिए। ये हाल और सेंटर में भी है जी, उनको भी सीखना चाहिए कि भाई जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सीखें। केवल एक पार्टी या एक परिवार के साथ खड़े होकर के पार्टी नहीं जी जाती जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देता हूँ। नितिन गडकरी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद जो है राजनाथ सिंह रहे, नितिन गडकरी रहे, जेपी नड्डा जी आ गए जी, अमित शाह रहे जी, वो आ गए, नड्डा जी आ गए जी। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है। आप लोगों ने इन लोगों का भी बड़ा समर्पण रहा है। नड्डा जी का समर्पण रहा है, राजनाथ जी का समर्पण रहा है, राजनाथ सिंह जी का रहा है, गडकरी जी का समर्पण रहा है जी। समर्पण से पार्टी आगे बढ़ी है। और इसके बाद आप कहोगे साहब केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कांग्रेस मान के चलोगे, तो ये भी एक मुझे लगता नहीं है कोई वो है जी। आप लोगों को पार्टी के अंदर वैचारिकता खुली होनी चाहिए। उसमें पार्टी को कौन लीड कर सकता है उस पर विचार करना चाहिए। कौन इस समय पार्टी की बहुत बुरी हालत है, आत्ममंथन का दौर होना चाहिए। पार्टी सवाल बुरी हालत है, पार्टी को उठाने में बिल्कुल। और खाली आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे तो जो हालात देश के हैं वो स्टेट में भी शुरू हो गए हैं। आप देखिए हर प्रदेश के अंदर इस तरीके की स्थिति आ गई है कि जो चाहे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज ये चीज सामने लगातार हो रही है। हमारे साथ गोविंद सिंह जी भी है। गोविंद सिंह जी, समय भी कम है, एक बात आपसे ये ले लेते हैं कि जिस तरह से आज बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, तो अपने आप में कैसे एक विपक्ष, जो क्योंकि देश में विपक्ष का होना बहुत अहम है, बहुत जरूरी भी है, वरना तो एक तरफा मामला एकदम फिर निरंकुशता को जन्म देता है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की जो स्थिति होनी चाहिए वो आज बड़ी डमाडोल है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष के कार्य हैं वो उस तरीके से हो नहीं रहे, उस तरीके से मुद्दों को उठाना, उस तरीके से सामने आना, पहल करनी, उस तरीके की बातें ना होकर आप अपने में उलझे हुए हो। तो इसे कैसे, कितना बड़ा हानिकारक है, क्योंकि अतुल सिन्हा साहब ने भी ये बड़ा एक अहम सवाल उठाया है कि भाई अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर तो राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये तो आप भी सोच सकते हैं। बहुत ही अहम यह है कि आज के समय में विपक्ष का भी मजबूत होना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे में आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो कैसे मजबूत हो, और आखिर खाली आरोप और प्रत्यारोप मंथन करना नहीं है, जो चाहे वो बोल दो, जिसके चाहे वो बोल दो। जो आरोप ये लगा रहे हैं कि लोग नहीं मिलते, वैसे ही आरोप लोग भी लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। दूसरी बात, जो सेकंड लीडरशिप आ रही थी, अगर आप देखें कि गोविंद सिंह जी, कांग्रेस के अंदर सेकंड लीडरशिप तब थी, इंदिरा गांधी थी, तो उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे नेता आए। उसके अलावा अगर बीजेपी में देखें तो उन्होंने अपनी एक सेकंड लीडरशिप डेवलप की, बहुत अच्छे नेता सामने निकल के आए। लेकिन जब कांग्रेस की बात आ रही है तो वहां इसी बात पे घमासान मचा हुआ है। कैसे देखते हैं आप गोविंद सिंह जी? जी, गोस्वामी जी सही कह रहे हैं कि विपक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से ये कांग्रेस आत्ममंथन नहीं कर रही है, आत्मचिंतन नहीं कर रही है और सिर्फ प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई है, उस हिसाब से तो विपक्ष नहीं मजबूत होगा। अब रह गई अध्यक्ष की बात, तो सोनिया गांधी पिछले 1998 से 1917 तक अध्यक्ष रही है। लगभग अगर 3 महीने कम कर दिए जाए तो 20 साल अध्यक्ष रही। इस बीच में बीजेपी ने कम से कम 8 से 10 अध्यक्ष अपने रख लिए। तो अध्यक्ष बदलने से क्या है कि पार्टी मजबूत होती है, संगठन मजबूत होता है और विचारधारा में मजबूती आती है और एक आधुनिकता आती है, उसमें परिवर्तन आता है। तो इनको अध्यक्ष के चुनाव के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके करें, क्योंकि अभी 2017 में राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2019 में राहुल गांधी जी ने भी जो है ना चुनाव हार के अपना इस्तीफा दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि पिछले 2019 अगस्त से लेकर और अभी तक लगभग 15 महीने हो चुके हैं, इन्होंने अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए, सिर्फ अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रहे हैं। तो जिस पार्टी का अगर मुखिया नहीं होगा, जिस पार्टी का कोई सोचने वाला नहीं होगा, तो वहां ये सब समस्याएं तो आएंगी ही। अब गुलाम नबी आजाद जैसे लोग अगर सुविचिंतक हैं भी, तो उनको ये सारे लोग जितने भी
10 जनपद के जो है ना समर्थक हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो उनको जो है ना अंधभक्त हैं, अंधविश्वास रखते हैं, वो लोग उनकी आवाज को दबा देते हैं। तो देश में विपक्ष रहना मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मंथन भी होने चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है ये यही है कि कहीं ना कहीं आपको विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो निभानी होगी, और जो हम कहेंगे सशक्त सक्षम विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है देश के लिए। कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि जो राजनीति है, राजनीति के अंदर जिस तरीके से पक्ष एक कार्य कर रहा है, सरकारें चल रही हैं, विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती है, विपक्ष का भी उतना ही बड़ा एक हम कहेंगे रोल होता है कि जो जनता की उन बातों को, जनता के उन सवालों को सरकार से पूछ सके। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी इस तरीके के जो चुनाव की बात है, चाहे वो चुनाव की बात हो रही है या ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई मंथन होना चाहिए, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि अगर जनाधार बढ़ाना है तो संगठन को मजबूत करना होगा, और कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ लोग हैं जो हमेशा कांग्रेस के अंदर रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कांग्रेस को दे दिया, उनकी बात को भी सुननी होगी, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप से कोई भी समाधान सामने नहीं आ सकता। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।